अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन। आज के अखबार के साथ मैं और नादील इसी दुआ से प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आज के रोज़ हम सब के लिए आसानियाँ पैदा करें, आमीन। पढ़ते हैं प्रोग्राम की जानिब। औलाद आदम का खून और पसीना एक जैसा है। खून का रंग गहरा और पसीना बेरंग होता है, लेकिन बेरंग ही गहरे रंग का तहफ़्फ़ुज़ है। तशरीह के लिए एलीट फोर्स का स्लोगन बताता हूँ कि पसीना बहाया जाता है खून बचाने के लिए, और खून बहाया जाता है ज़िंदगियाँ बचाने के लिए। इन दोनों की अहमियत उस वक्त और भी बढ़ जाती है जब उनके साथ लफ्ज़ कमाई जुड़ जाए, यानी खून पसीने की कमाई। लेकिन कमाई तब होती है जब ये खून पसीना एक किया जाए। हमारे मुल्क की अशराफिया को पसीना तो आता नहीं, और खून सिर्फ रगों तक महदूद है। जो तबका खून पसीना एक करके कमाता है वो है मज़दूर तबका। मज़दूर की अहमियत के लिए असल रियासत मदीना का रुख करते हैं। अल्लाह के आखिरी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से एक बद्दू मिलने आया, तो अल्लाह के नबी ने सलाम के बाद हाथों की सख्ती का सबब पूछा। बद्दू ने बताया, रिज़्क़े हलाल के लिए पत्थर तोड़ता हूँ। अल्लाह के नबी ने बद्दू का हाथ चूम कर एक जुमला कहा कि रिज़्क़े हलाल की खातिर पत्थर तोड़ने वाले हाथ इस काबिल हैं कि नबूवत उन्हें चूमे। अब ज़रा रियासत मदीना कहने वालों का तर्ज़ हुकूमत देखते हैं। बिजली की कीमत और बढ़ा दी, पेट्रोल की कीमत पहले कई बार बढ़ाई, मज़ीद बढ़ाने का भी इम्कान है। फैसलाबाद और इस्लामाबाद में मुहाफ़िज़ों ने शहरियों की जानें ले लीं। लाहौर में मजबूर बाप ने माजूर बेटियां मारीं और ख़ुद भी मर गया। सिलसिला तवालत इख्तियार कर जाएगा। बस इतना कह के आगे बढ़ूँगा। सर आँखों पर हम उसको बैठा लेते हैं अक्सर, सर आँखों पर हम उसको बैठा लेते हैं अक्सर, जिसके किसी वादे में सदाकत नहीं होती। रुख करते हैं फिर खून पसीने की जानिब। बढ़ते निरखों का बोझ लाजिम है आम या गरीब आदमी पर पड़ता है, यानी खून पसीना एक करने वाले मज़दूर पर। यही मज़दूर ऐवानों में बैठे अवामी नुमाइंदों की तनख्वाहें और मराद देता है, बल्कि ये तो उन्हें भी देता है जिन्हें ये वोट भी नहीं देता, यानी वो अवामी नुमाइंदे भी नहीं हैं। और कुछ तो ऐसे हैं जो यही खून पसीने का पैसा अपनी नाअहलियों को रोशन ज़मीरी का नाम देकर बग़ैर खून पसीना बहाए किसी और को दे देते हैं। जब्बार वासिफ़ ने कहा था, बात करता नहीं कोई मेरी ऐवानों में, सबके मंशूर में यूँ साहिब मंशूर हूँ मैं। अपने बच्चों को बचा सकता नहीं फाकों से, उनको तालीम दिलाने से भी माजूर हूँ मैं। पेट भर देता है हाकिम मेरा तकरीरों से, उसकी इस्तिफ़ल तसल्ली से तो रंजूर हूँ मैं। तारीख़ इन रोशन ज़मीरों से हिसाब ज़रूर लेगी। हाज़िर होते हैं एक छोटे से वक्फे के बाद, साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों और तहज़ीयों का सिलसिला शुरू करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं अपनी मेहमान शख्सियात का तारुफ आपके सामने रख दूँ। मेरे साथ दो मेहमान शख्सियात हैं, और जो स्टूडियो में मौजूद हैं उनका ताल्लुक़ शोबा वकालत से है, और साथ में यूँ कहने कि शोबा सियासत से भी है। वकालत और सियासत का हसीन इम्तज़ाज है। साबिक़ मशीर बराए वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर और तज़िया कार गुल अखलाक हुसैन एडवोकेट साहब। अस्सलाम वालेकुम गुल अखलाक। वालेकुम सलाम। मैं जानता हूँ मसरूफ़ियत है, मसरूफ़ियत के बावजूद आपने वक्त निकाला, प्रोग्राम में शिरकत की। थैंक्स अ लॉट। मैं चलता हूँ दूसरी शख्सियत की जानब। दूसरी शख्सियत का ताल्लुक़ भी शोबा वकालत से है, और इसके साथ साथ तज़िया कारी में बड़ी महारत हासिल है, हालात हाज़िरा में बड़ी गहरी नज़र है। मेरे साथ मौजूद है माहिर कानून और तज़िया कार बैरिस्टर वक़ास अब्रेज़ ख़ान साहब। अस्सलाम वालेकुम वक़ास। जी वालेकुम अस्सलाम। बहुत शुक्रिया आपके वक्त तज़िये का और शिरकत का। थैंक्स अ लॉट। चलते हैं अखबारात की जानब। सबसे पहली खबर जो लीडिंग स्टोरी है, गुल अखलाक साहब आपकी जानब आता हूँ मैं। मोदी की अमन दुश्मन पॉलिसियाँ और खाना जंगी की सूरत हाल है भारत में। यौम जमहूरिया मनाया गया, पर किसानों का दिल्ली पर धावा, और धावा भी इस तरह उन्होंने बोला कि लाल किला फतह करके तिरंगा आउट, और खालिस्तान का परचम लहराने लगा। खालिस्तान की तहरीक जो है वो अच्छी खासी जुनून पकड़ गई है, और वैसे भी जो किसानों के साथ वहाँ पे हो रहा है, ये ट्रैक्टर के साथ धावा बोला गया है, ट्रैक्टर एहतजाज चल रहा है। कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार ने भारत की क्या हालत कर दी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहब आपका बहुत शुक्रिया। देखिए ना साहब, जब से मैं मोदी साहब जो हैं वो प्राइम मिनिस्टर बने हैं इंडिया के, और जो मैं शुरू से आपके प्रोग्रामों में अक्सर बेशतर ये कहता रहा हूँ कि मोदी जो है ये
जिस तरह रशिया के लिए गोरबाचोव था उसी तरह ये इंडिया का गोरबाचोव बनेगा। और ये इसने इंडिया को जो इसकी पॉलिसियाँ हैं, जो इसका जो मैनिफेस्टो है, इसने इंडिया को तोड़ना है। अब देख लें कि मोदी के प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद इंडिया का क्या हाल हुआ, कि आप देख लें कि जो कुछ कल हुआ, जो मजबूरिया पर हुआ, उसके अलावा अगर आप पिछले 5-6 सालों की अगर इसकी आप कारकर्दगी देखें तो इंडिया जो है वो जो अपने आप को सो कॉल्ड सेकुलर स्टेट कहता आ रहा है, उसका वो सारा बांडा इन 5-6 सालों में वो उनका वो सारे के सारे दावे जो हैं वो धरे गए। इंडिया को इस वक्त जो है वो रैपिस्ट स्टेट ऑफ द वर्ल्ड कहा जा रहा है, बिल्कुल, मतलब बल्कि रैपिस्ट कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। वहाँ पर जो है वो ये मामला चल रहे हैं। फिर जिस तरह लास्ट ईयर जो 26 फरवरी को जो कुछ हुआ था, उन्होंने पाकिस्तान के साथ जो हल्की सी छेड़खानी की और उसका जवाब उनको चेक करने के लिए की उन्होंने, लेकिन उसका जो फौरी जो है वो क्विक रिएक्शन दिया गया। उसके बाद फिर जो लद्दाख में चाइना के साथ जो इन्होंने किया, उसके बाद इंटरनेशनली भी जो है वो उनका इमेज जो है वो ख़त्म होता जा रहा है। फिर दूसरा जो है मोदी के आने के बाद जो इंडिया का जो झुकाव था वो उससे पहले रशिया की तरफ होता था, लेकिन इसकी पॉलिसियों की वजह से रशिया भी इनाइड हो चुका है इंडिया से, और अब ये चूँकि ये टोटल जो है अमेरिकन ब्लॉक में चला गया है इंडिया जो है, तो ये और अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान जो है वो उस अमेरिकन ब्लॉक से निकल कर एक रशिया और चाइना की तरफ नया ब्लॉक बने जा रहा है। लेकिन मैं यहाँ पे गुल अखलाक साहब, बाकी इसमें कोई शक नहीं, बार बार आपने यही कहा कि वो गोरबाचोव साबित हो रहा है भारत के लिए और इंडिया टूट रहा है, और उसकी ये मिसाल तो वाकई बड़ी वाज़ेह है कि खालिस्तान जिसका अभी तक वजूद नहीं है, जिसकी तहरीक जारी थी, उसका झंडा लाल किले पे लहराया गया है और भारत का झंडा हटा दिया गया है। तो अब वाकई आपको लगता है कि वो वक्त आ गया है कि इंडिया टूट रहा है? ये देखें, ये आगाज़ तो मोदी ने कर दिया था, अब ये आहिस्ता आहिस्ता ये अपने अंजाम की तरफ बढ़ रहे हैं। ये देखें, ये लाल किले पर इंडिया का तिरंगा उतरना और वहाँ पर खालिस्तान का झंडा लग जाना, ये कोई मामूली बात नहीं है। लाल किला कोई वैसे कोई इमारत नहीं है किसी के चौक चौराहे में वहाँ पर उठाकर इसने झंडा लगा दिया। वो समझ लें कि एक बहुत बड़ी जो है उनका दिल्ली कैपिटल है और कैपिटल में बैठकर लाल किला जो है एक बहुत बड़ा नाम है। और लाल किला हमेशा से हम ये कह रहे थे कि वहाँ पर जो हमारे जो जज्बाती किस्म के लोग हैं वहाँ पर पाकिस्तान का झंडा लहराएगा। चलिए अल्हम्दुलिल्लाह, चलिए पाकिस्तान का ना ही सही, लेकिन वहाँ पर तिरंगा हट गया और वहाँ पर, और मोदी सरकार के दौर में, और ये इसी मोदी की सरकार के दौर में, और ये सिर्फ अभी यहाँ पर सिर्फ खालिस्तान नहीं बनेगा, यहाँ पर नागालैंड भी बनेगा और जो दूसरी रियासतें हैं, असम के अंदर हो गया, जो ये चल रहे हैं। और ये इसी चले मैं ज़रा ना रुख करता हूँ बैरिस्टर वकास साहब का। वकास साहब कैसे देख रहे हैं, भारत में खाना जंगी है और किसानों के साथ जो सलूक हो रहा है, लेकिन किसानों ने भी साबित कर दिया, दिल्ली पर धावा बोल दिया और लाल किला पर फतह उन्होंने हासिल की है, तिरंगा हटा के उन्होंने खालिस्तान का झंडा लगा दिया। कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार और उसकी पॉलिसियाँ? अदील भाई, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूंगा भारत की आवाम से, ए हाक नशीनों उठ बैठो, वो वक्त करीब आन पहुंचा है, जब तख्त गिराए जाएंगे, जब ताज उछाले जाएंगे, अब टूट गिरेंगी जंजीरें, अब जिंदानों की खैर नहीं, ये दरिया जो जूम उठे हैं तिनकों से नटाले जाएंगे, अब तख्त गिराए जाएंगे, अब ताज उछाले जाएंगे। अदील भाई, मैं ये समझता हूं कि ये जो हिंदुस्तान के अंदर ये खालिस्तान की तहरीकें जोर पकड़ी हैं, ये ना सिर्फ खालिस्तान की तहरीकें हैं, बल्कि ये इस चीज की गमाजी अक्कासी और तर्जुमानी करती हैं कि ये जो मोदी का गंदा पुरगंदा चेहरा है और जो इसके मजमूम और घटिया मुकासद है, ये पूरे हिंदुस्तान पे आश्कार हो चुके हैं। जिस तरह गुलाम अहमद साहब बात कर रहे थे कि हिंदुस्तान के आइन के अंदर तो ये इसके प्रेम्बल दिबाचे में ये लिखा है कि ये सेकुलर स्टेट है, लेकिन वहां पे अकलियतों के साथ, मिनॉरिटी के साथ जो जुल्म तशद्दुद की फिजा को कायम किया जाता है, सिखों पे अलहदा से तशद्दुद किया जाता है। खालिस्तान की तहरीक भी इसलिए जोर पकड़ रही है, झंडे इसलिए लहरा रहे हैं, लोगों के नारे, लोगों की सोरशी और बगावतें इसलिए तूल पकड़ रही हैं कि वहां पे उनके साथ किसी भी हद से मॉडरेट और मडैकर एटीट्यूड ही ऑप्ट नहीं किया जा रहा। बिल्कुल। और जहां तक मोदीज्म की बात है, ये हिंदू कौम खुद पछताएगी कि क्यों इन्होंने मोदी को दोबारा से इलेक्ट किया। सिटीजनशिप एक्ट की बात हो या किसानों की तहरीक की बात हो, इसके अलावा सिखों की तहरीक की बात हो, तमाम तर मुकातबा फिक्र, तमाम तर जात बरादरियां इस वक्त हिंदुस्तान में सर पीट रही हैं और उनके साथ मोदी की हुकूमत की तरफ से सुतेली माँ से भी बदतर सलूक किया जा रहा है। आपने देखा पूरी दुनिया में जहां पे भी सेकुलर स्टेट की आराग अल्पी जाती है, ये नारे लगाए जाते हैं, ये स्लोगन रेज किए जाते हैं, वहां पे मिनॉरिटी को हमेशा आंखों का तारा कंसीडर किया जाता है। लेकिन भारत एक ऐसी सेकुलर स्टेट है जो एक तरफ तो अपनी सेकुलर स्टेट होने का दावा करती है, एट द सेम टाइम
अपनी मिनॉरिटीज के बुनियादी हकूक, उनके फंडामेंटल राइट्स को कुचलती है, मसलती है, और पूरी दुनिया देख रही है। जो इन्होंने ना सिर्फ कश्मीरियों के साथ बल्कि अपनी कौम, अपने लोगों के साथ और अपने वोटर सपोर्टर्स के साथ वहां पे रवैया आप्ट किया, मैं ये समझता हूं ये बाइस शर्मिंदगी। और खालिस्तान का झंडा लहराना उनके यौम जमहूरिया पे, ये इस चीज की गमाजी करता है कि मोदी पे जो उनकी कौम का ट्रस्ट था वो डगमगा गया है। और ये ना सिर्फ ये तहरीक है बल्कि इसके अलावा बहुत सारी तहरीकें हैं बल्कि मैं हिंदुस्तान के वकास अंदर यहाँ पे पूछना जो चाहता इस हूँ कि वक्त किस तरफ हालात जाते हुए आपको नजर आ रहे हैं, नताइज कैसे देख रहे हैं, इसके कॉन्सिक्वेंसेस? देखिए, मैं ये समझता हूं कि जो मोदीइज्म है, जो आरएस का नजरिया है, जो पूरे हिंदुस्तान में जिसका प्रचार किया जा रहा है, जिसको ठोंसा जा रहा है, इसकी ना सिर्फ हिंदुस्तान के अंदर बहुत ज्यादा जग हंसाई होगी एंड मोदी विल बी ऑन द लास्ट लैग, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर मसला कश्मीर की वजह से भी हिंदुस्तान का जो नजरिया है वो आइसोलेशन का शिकार होगा। पूरी दुनिया इस चीज को तस्लीम करेगी, यूके, यूएसए, रशिया, चाइना, और खास तौर पे चाइना के साथ भी जो इनके ताल्लुकात थे इससे पहले, वो भी बहुत ज्यादा कशीदगी की तरफ आ रहे हैं, कम्प्लेक्सिटी की तरफ आ रहे हैं। और विद द पैसेज ऑफ टाइम चाइना के साथ जो इनकी कंट्राडिक्शंस है, कन्फ्लिक्ट्स हैं, वो बढ़ते जा रहे हैं। इसका अल्टीमेट जो बेनिफिट है वो पाकिस्तान को भी मिलेगा। सही। चले, मैं गुल अखलाक साहब, मैं आपकी तरफ आता हूँ। भारतीय यौम जमहूरिया था और उस पर एलओसी के अतराफ में यानी दोनों जानब जितने भी कश्मीरी हैं उन्होंने यौम सया मनाया। और ना सिर्फ एलओसी के हवाले से अगर मैं बात करूं, मकबूजाबादी में तो मुकम्मल हड़ताल थी, दीगर ममालिक में भी मुजाहरे हुए हैं। अब पूरी दुनिया में ये जो सुबकी हो रही है भारत की, वो चेहरा बेनकाब हुआ है जिसका आप जिक्र कर रहे थे कि अकेला रह गया है, कैसे देख रहे हैं अब ये मुजाहरे? यौम जमहूरिया पे यौम सया मनाया गया पूरी दुनिया में। देखिए, ये बेसिकली जो जिस हम बात कर रहे थे, जो मोदी है ये तो फाशिस्ट तंजीम का बंदा है। आरएसएस का अगर आप देख लें, शुरू से जो उनका मैनिफेस्टो था जिसकी बुनियाद थी वो थी मुस्लिम दुश्मनी पर। बिल्कुल। और उसके बाद जो कुछ कश्मीर के अंदर हो रहा है, ये 2 अगस्त 2019 से जहाँ पर वो 35A और आर्टिकल 370A जो ख़त्म किया गया, उसके बाद तो वहाँ पर एक कर्फ्यू का सा माहौल है। और वो पिछले ऑलमोस्ट 1.5 साल से ज़्यादा अरसा हो चुका है कर्फ्यू वहाँ पर लगा हुआ है। वो कश्मीरी जो है वो बेचारे जो है वो बड़ी मुश्किल तरीन हालात से गुजर रहे हैं। जिस तरह अभी मौसम भी बड़ा शदीद है, स्कूल साहब जैसे हम बात कर रहे हैं, मुस्लिम कुश और कश्मीर की बात कर रहे हैं, दलित के साथ जो उन्होंने किया, फिर ये किसानों के साथ जो हो रहा है। अब देखें किसान जो है बेचारे, सिख बरादरी, यानी कि पूरे इंडिया को जो है वो नाज जो है वो उनका पंजाब दे रहा है, इंडियन पंजाब दे रहा है। अब उनके साथ जो ज़ालिमाना पॉलिसी अपनाई गई, फिर दलितों के साथ बनाई गई, फिर जो दूसरी जो छोटी शूद्र और जो छोटी अक़वाम है उन लोगों के साथ जो है ये शिरका रहे हैं। और बिलखसूस जो है जैसे बात अब अपने कश्मीर की तो कश्मीरी तो बेचारे 70 सालों से इंडियन जो है उस जुल्म की चक्की में वो पिस रहे हैं। और ये सिर्फ ना सिर्फ कंट्रोल यानी आर पार ये मिसिया बनाया गया, बल्कि पाकिस्तान के अंदर भी, अमेरिका और यूरोप के अंदर भी जहाँ जहाँ पर भी एक कश्मीरी बसता था वो अपना झंडा उठाकर सामने आया है और उसने लोगों को दुनिया का ज़मीर जो जोड़ने की कोशिश की है। और यहाँ पर मैं क्रेडिट दूंगा वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान को भी और हमारे जो आज़ाद कश्मीर के जो सबक प्राइम मिनिस्टर हैं बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी, इन दोनों शख्सियात को भी कि इन्होंने भी मसला कश्मीर को उजागर करने के लिए, दुनिया में हाईलाइट करने के लिए इनका एक बहुत बड़ा कोई फ़र्क पड़ता हुआ नज़र आ रहा है आपको? लगता है कि दुनिया में अगर ये जानकारी आ रही है, लोग देख रहे हैं, उन्हें पता चल रहा है और भारत का चेहरा बेनकाब हो रहा है, तो इसके कुछ समरात मिलेंगे मकबूजा? ये बिल्कुल मिलेंगे। जिस तरह अभी कुछ दिन पहले गुज़श्ता दिनों जो ब्रिटिश पार्लियामेंट के अंदर एक रेजोल्यूशन पेश की गई कि जो इंडिया जो जुल्म कर रहा है वहाँ पर ख़वातीन की समंदरी की जा रही है, बच्चों को, जवानों को जो है वो जाली पुलिस मुकाबलों के अंदर वो मारा जा रहा है। तो ये सारे अवामिल जो है दुनिया के सामने जो इंडिया का एक शफाक चेहरा है वो सामने आ रहा है। बिल्कुल। तो ये इंडियन के लिए भी, अब देखें ना, आप पहले तो सिर्फ कश्मीर का हम रोना रो रहे थे, अब जो है उसके साथ साथ सिख भी आ गए, दलित भी आ गए और जो दूसरी अक़वाम है वहाँ पर आ गए। तो ये अब वो दिन दूर नहीं है जब कश्मीर भी आज़ाद होगा, जब खालिस्तान भी बनेगा, जब नागालैंड भी बनेगा और जो असम के लोग हैं वो भी। और उसकी बुनियाद सिर्फ और सिर्फ ये जो मोदी की जो है वो फाशिस्ट जो इसकी पॉलिसियाँ हैं उनकी वजह से। पॉलिसियाँ क्या, मैं तो कहूँगा कि ज़ात है, जो उनकी ज़ात है, ज़ाती सोच है। देखिए ना, ये जब मोदी जो ये वज़ीर आला था गुजरात का, वहाँ पर इसने क्या किया, अज़ान
हज़ारों को बेशुमार मुसलमानों को जो है वो उसने वहाँ पर कत्लेआम किया, मुसलमानों को चुन चुन कर मारा गया, उनकी जो अमलाक को नुकसान पहुँचाया गया, करोड़ों अरबों रुपए की जो घरों को जलाया गया, उनके कारोबार तबाह कर दिए गए, उन बेचारों की जो एक जो अच्छे खासे जो कारोबार थे उनको बर्बाद कर दिया गया। तो ये इसकी वजह जो है सिर्फ और सिर्फ इसकी, ये सिर्फ मोदी नहीं है, ये भी मैं पहले जिक्र किया था, ये पीछे पूरी की तंजीम है। अगर आप उठा लें 1937 की जो कांग्रेसी वजारतें थी, हम अगर तरीके पाकिस्तान में चले जाएँ, बेसिकली देखें ना 1940 में जो करारदाद पाकिस्तान पेश की गई या करारदाद लाहौर को कहा जाता है, उसकी बुनियाद वो कांग्रेसी वजारतें थी। 1937 से लेकर 1939 तक इन 2 सालों में RSS ने और इंडिया ने अपना बता दिया था कि अगर यहाँ से अंग्रेज गया और यहाँ पर मुसलमानों के लिए अलग मुल्क ना बना तो इसका असर ये होगा। तो ये उन नहीं, और अभी ये वही नताइज है ना जो कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि मुसलमानों के साथ क्या होगा अगर भारत में ही रहे। देखें ना, ये 1947 उन 2 सालों के अंदर वही अगर आप हालात वाक़यात देखें और जो आज जो मोदी के दौर में जो हालात वाक़यात हो रहे हैं, ये बिल्कुल आपको 100% जो है वो आपको मिलेगी, इनके अंदर मशाबत होगी। अगर ये भी मैं समझता हूँ कि मेहरबानी थी उनकी, उन 2 सालों में उन्होंने अपने आप को असल चेहरा दिखा दिया, जिसकी वजह से मुसलमानों ने हिंद जो है वो ये सोचने पर मजबूर हो गए थे कि अगर हमारा एक अलग मुल्क ना हुआ तो इन्होंने हमारे साथ भी ये करना है। सही। मैं ज़रा वकास से भी पूछ लूँ, वकास, पूरी दुनिया में भारत बेनकाब हो रहा है और यौम जमहूरिया पे यौम स्याह मनाया गया, जहाँ जहाँ कश्मीरी रहते थे दुनिया भर में, और LOC के अतराफ़ में भी बाकायदा मकबूजा कश्मीर में तो मुकम्मल हड़ताल रही। तो कैसे देख रहे हैं भारत का ये मकरू चेहरा दुनिया के सामने आता हो? एक तो गुलेलाग साहब की बात से मैं इत्तेफाक करता हूं कि पूरी दुनिया इस वक्त तरक्की कर रही है, जिद्दत की तरफ आ रही है, लेकिन भारत अभी भी 85 साल पहले जो इसकी रविश थी कांग्रेसी वजारतों के रूप में, कि वहां पे आज भी देखें कि जो 85 साल पहले एक रस्म थी, एक रीत थी कि मस्जिद शहीद की जा रही थी, आज भी वहां पे बाबरी मस्जिद शहीद की गई। आज भी ईदैन के मौका पर, मुसलमानों के मजहबी त्योहारों के मौका पर गाय ज़िबा करने के हवाले से उनको कत्ल कर दिया जाता है, उनको जेल में डाल दिया जाता है। और वही जुल्म और तशद्दुद जो 85 साल पहले किए जा रहे थे कांग्रेसी वजारतों के रूप में, आज मोदी ने वो रूप धार लिया है कि जिसकी वजह से पाकिस्तान बना, जिसकी वजह से बहुत सारे ममालिक, बहुत सारी तहरीकें उस वक्त दम पकड़ती रही और उन्होंने अपनी अलहदा रियासत का क़याम जो था उसके हाथ को शर्मिंदा तबीर किया। जहां तक मौजूदा सिनारियो की बात है, मौजूदा सर्कमस्टेंसेस की बात है, इसके अंदर भी ये चीजें नजर आती हैं कि मोदी का जो फाशिस्ट, रेपिस्ट और एक्सट्रीमिस्ट एक नजरिया है जो वहां पे परवेल कर रहा है, उसकी वजह से वहां पे बहुत सारे मुकातबा फिक्र, बहुत सारी बरादरियां इस वक्त तंग पड़ चुकी हैं और उन पे जिंदगी तंग हो चुकी है। लिहाजा जब बहुत ज्यादा जुल्म बढ़ जाता है, घुटन बढ़ जाती है और हुकूमती पॉलिसीज लोगों के नाक में दम कर दे, तो वहां पे लोगों का हत्तुल मकान यही एक एक्सपेक्टेशंस होती हैं कि हम इससे अलहदगी इख्तियार कर दें, या ऐसी रियासत का हम क्या करेंगे कि जो हमारे बुनियादी हकूक की फराहमी पे भी सवालिया निशान इम्पोज करती है। लिहाजा हिंदुस्तान के अंदर मोदीज़म और RS का जो नजरिया विद द पैसेज ऑफ टाइम अवाम पे मुसल्लत किया जा रहा है, अवाम इससे नाला है, तंग है, और इसकी एक तस्वीर कशी आपको कल जो यौम जमहूरिया पे नजर आई। अच्छा, आपने लफ्ज़ इस्तेमाल किया कि जदीद दौर में भारत में ये सूरत हाल है, और जदीद दौर के हवाले से मैं थोड़ा सा, मैंने क्योंकि जिक्र किया है कि पूरी दुनिया में बेनकाब हो रहा है भारत, तो इसी हवाले से ट्विटर पे एक टॉप ट्रेंड रहा मेड इंडिया। और क्यों रहा? जलाओ घिराव की वजह से, फसाद की वजह से, और शिद्दत पसंदों का, क्योंकि वहाँ पे राज है मोदी, अमित और देवल का शैतानी ट्राइका है। तो इस ट्राइका को देखते हुए जदीद अंदाज में पूरी दुनिया को ये बताया जा रहा है, तो इसको आप कैसे देख रहे हैं वकास, ये मेड इंडिया? अदील, मैं आपका कुछ सवाल नहीं सुन सका। मेरा ट्विटर पे ये टॉप ट्रेंड रहा कि मेड इंडिया, यानी पूरी दुनिया में ये जलाओ गिराओ, फसादात और भारतीय ट्राइका जो है अजीत, मोदी और इसका देवल का, इस हवाले से ट्विटर पे ये आवाज़ उठाई जा रही है। यानी वो चाहते हैं कि इंडिया को बनाया जाए और इंडिया के हवाले से बात की जा रही है, और ये सारे का सारा तमाचा है मोदी सरकार पे। कैसे देख रहे हैं इसे? बिल्कुल, ये तमाचा है मोदी सरकार पे, और मैं जिस तरह आपने भी बात की, यू एब्सोल्युटली पुट द नेल ऑन द हेड। आई एम एग्री विद यू कि ये जो गुज़िश्ता रोज यौम जमहूरिया बल्कि यौम स्याह मनाया गया वहां पे तो ये मोदी के नजरिए पे ये एक तमाचा है, और ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि दुनिया की तमाम मुहज़्ज़ब इक़वाम जो कि लोगों के बुनियादी हकूक़ की बात करती हैं, जो कि पूरी दुनिया के हकूक़ इंसानी की बात करती हैं, वो उनके नज़दीक ये मोदी का जो जुल्म है, ये हिस्टोरिकल जुल्म है,
और जिसको तरीके और राग में स्याह रूफ के साथ रकम किया जाएगा। लेकिन मैं ये इस चीज पे बड़ा हैरान हूं कि मोदी के साथ जितने भी लोग बैठे हैं उसकी कबीना में या हिंदुस्तान के अंदर सोच विचार रखने वाले या साहिब शऊर लोग, क्या उनको ये नजर नहीं आता क्या अपनी अवाम पे इस कदर जुल्म तशद्दुद के बम गिराए जा रहे हैं? कश्मीरियों को 35 से और 370 मुनक़ता करके उनके बुनियादी हकूक को मुनक़ता कर दिया गया। वहां पे जुल्म तशद्दुद और जबर का रवा रखा जा रहा है। सही। अजील, कहीं पे भी दुनिया की तारीख को उठाकर देख लें, इस कदर स्याही, इस कदर तरीकी और इस कदर जुल्म और सितम नजर नहीं आएगा जो मोदी की इस गवर्नमेंट ने कश्मीर पे मुसल्लत किया है। लिहाजा इसकी जितनी भी मजम्मत की जाए वो कम है, और इसके सही। साथ साथ अब वो वक्त आन पहुंचा है कि मजम्मत के साथ इसको मरम्मत की भी जरूरत है। सही। गुल अखलाक साहब, आप क्या कहेंगे कि वाकई अब दुनिया बोल रही है भारत के हवाले से? और सबसे अहम सवाल मेरा ये है कि भारतीयों को आप कहाँ देख रहे हैं, भारतीय शहरियों को, कि वो किस तरह रिस्पॉन्ड करेंगे? क्योंकि आवाज़ें तो वहाँ पे उठना शुरू हो गई, गूंज पूरी दुनिया में गूंज रही है कि भारत में जुल्म हो रहा है और मोदी सरकार टस से मस नहीं हो रही। तो इस सारी हालिया सूरत हाल में भारतीय शहरी को आप कैसे देख रहे हैं, उनकी सोच? देख रहे हैं जो भारतीय शहरी हैं, जिस तरह हम जिक्र कर रहे थे कि पहले सिर्फ हम एक कश्मीर का इशू था ना, अब इंडिया के अंदर देख रहे हैं कितने इश्यूज बन गए। ये सिखों वाला हो गया, नागालैंड वालों को हो गया, असम वालों को हो गया, और जो दीगर जो छोटी अकवाम हैं, ये बेसिकली ये उसी का रिएक्शन है। इनकी जो पॉलिसियाँ, अवाम जो है वो जो अब ये इंडियन अवाम जो है ये बड़ी पछताएगी आज 10 साल बाद, 20 साल बाद, कि हमने किस जालिम इंसान को अपना हुक्मरान बनाया और उस हुक्मरान ने जो है वो इंडिया के टुकड़े टुकड़े कर दिए। और ये इसकी तमाम तर जिम्मेदारी ये तो 70 साल से वो तो करते आ रहे हैं। पहले तो सिर्फ एक कश्मीर था, लेकिन अब देख रहे हैं डे फर्स्ट से लेकर इंडिया की जो सोच थी, जो मतलब इन्होंने कश्मीर पर कब्जा किया ज़बरदस्ती। वहाँ पर कहा इशू ये पेश किया गया जी कि यहाँ का जो महाराजा है वो हिंदू है। लेकिन इसी तरह जो दूसरी जो रियासतें थीं, अब जो हैदराबाद दक्कन की जो स्टेट थी, उन्होंने जो है वो इंडिपेंडेंट रहने का फैसला किया, लेकिन ज़बरदस्ती वहाँ पर उन्होंने कब्जा कर लिया। इसी तरह और भी बेशुमार जो हैं वो रियासतें थी जो वहाँ पर आज़ाद रहना चाहती थी, लेकिन उन्होंने ज़बरदस्ती वहाँ पर कब्जे किए। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो नेहरू की पॉलिसियाँ थी, और वही पॉलिसियाँ उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता जो है जारी रखी। अब जो उसके बाद उन्होंने चले वहाँ पर किसी हद तक उन्होंने कंट्रोल कर लिया था, लेकिन अब जो है नरेंद्र मोदी के आने के बाद वो जो है ये अब इसका एहतजाज का और ये सिलसिला जो है ये पूरे इंडिया में फैल चुका है। नहीं तो जो सूरत हाल हो गई है वहाँ पे, उसी हवाले से वज़ीर ख़ारजा भी कह रहे हैं कि पूरी दुनिया ने उनका चेहरा देख लिया है, कलई खुल गई है सेकुलरिज्म की। तो आपको लगता है कि मज़ीद कोई पाकिस्तान की जानिब से, यानी वज़ारत ख़ारजा की जानिब से इन मामलात को, इन इशूज़ को मज़ीद भेज दिया देखिए, जाए? बिल्कुल करना चाहिए और वो कर रहे हैं। देखिए, इससे पहले कभी भी जो है कश्मीर का मसला आपके यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल पर नहीं आया। वो इस हुकूमत के दौर में वो भी वहाँ पर आया, वहाँ पर डिस्कस हुआ, और एक बार नहीं 2 बार यूएनओ की सिक्योरिटी काउंसिल का इजलास वहाँ पर बुलाया गया और ये मसला डिस्कस हुआ 1965 के बाद। फिर जो है अब जो है वो एक बड़ा अच्छा मौका है हमारी हुकूमत के लिए भी, हमारी जो वज़ारत ख़ारजा के लिए भी, कि ये जो इसका जो जुल्म और जो बर्बरियत जो मोदी कर रहा है वहाँ पर, इसको दुनिया के अंदर हाईलाइट करें। जो इंडिया का जो असल चेहरा है, जो उनका खुलकर सामने आए। ये पहले बिल्कुल छुपे हुए थे, अपने एक लबादे के अंदर इन्होंने अपने आप को लपेटा हुआ था। अब जो है वो मोदी के आने के बाद वो सारा खुल गया। तो ये जो है ये अब यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी भी है, और हमारी जो वज़ारत ख़ारजा वो अच्छे तरीके से काम भी कर रही है और दूसरों को हाईलाइट भी कर रही है। आपको लगता है कि अब ये पैगाम जो है पूरी दुनिया में फैल चुका है और भारत बेनकाब हो गया और ज़रूर कुछ ना कुछ होगा? देखिए, बिल्कुल बिल्कुल बेनकाब हुआ है, और ये इंशाल्लाह बहुत जल्द इसी मोदी के दौर के अंदर ही वहाँ पर आपको इंडिया के अंदर आपको बहुत ज़्यादा जो है वो खुशखबरी भी मिलेंगी। मैं बड़ा मुतमईन हूँ इस हवाले से। सही। वक़ार साहब, आपकी जानिब आता हूँ और अब ज़रा पाकिस्तान की सियासत के हवाले से गुफ्तगू करते हैं। कल वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत एक इजलास हुआ वफाकी काबीना का, और उसमें सियासत और मईशत पर डिस्कशन की गई है। ब्रॉडशीट मामले पर इंक्वायरी कमीशन की मंजूरी दी गई है, और एक और वज़ीर आज़म की F9 पार्क के बजाय इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की मंजूरी, और ये स्कूप बाउंड्स के इजरा के पॉइंट ऑफ व्यू से है। तो कैसे देख रहे हैं ये इजलास और इसकी तमाम की तमाम कार्रवाई? देखिए, जो इस इजलास के अंदर सबसे पहली और बुनियादी चीज़ डिस्कशन का हिस्सा बनाई गई, ब्रॉडशीट, मैं समझता हूँ कि दिस हैज़ बिकम द हेडेक इन पाकिस्तान। और इसके अंदर जो कमीशन की भी तश्कील की गई और कमेटियाँ बनाने की बात की जा रही है, वो भी इस वक्त कंट्रोवर्सी का शिकार है। जो जस्टिस अजमत सईद को भी लिया गया इसके अंदर, वो भी इससे पहले अगर आप देखें तो उनकी पीटीआई से कुछ हद तक, अगर शौकत हनम की बात की जाए तो वो उसके बोर्ड ऑफ गवर्नेंस के अंदर शामिल है एज अ मेंबर।
और इसके साथ साथ जब पनामा लीक्स की बात थी तो उस वक्त भी उस पैनल का हिस्सा थे। लिहाजा नून लीग की तरफ से और पीपल्स पार्टी की तरफ से पहले ही उनकी एग्जिस्टेंस पे सवालिया निशान आयद किया। तो आपको लगता है कि कोई भी ऐसी सूरत हाल बनेगी कि ये अगर एक ऐसी सूरत हाल के अंदर मैं नहीं समझता कि वो अपनी कोई इफेक्टिव और एफिशिएंट परफॉर्मेंस दिखा सके। जहां तक जी मैं ये पूछ रहा था कि आपको लगता है कि जो कहा जा रहा है ये बदलेगा, यानी पीटीआई क्या ये जो है इंक्वायरी के हवाले से जिन्हें सरबराह मुकर्रर किया गया है वो उन्हें तब्दील करेंगे या नहीं? आई थिंक मुझे मेरे ख्याल में कोई ना आवाज़ के हवाले से तकनीकी प्रॉब्लम है। गुल अखलाक साहब, आप कैसे देख रहे हैं वज़ीर आज़म की ज़ेर सदारत ये काबीना का इजलास और उसमें वो जो ब्रॉडशीट का मामला डिस्कस किया गया, इंक्वायरी कमीशन के हवाले से उसकी मंजूरी दी गई है और साथ में इस्लामाबाद क्लब को गिरवी रखने की उन्होंने मंजूरी दी है? देखिए बात ये है कि पहले ये खबरें चल रही थी कि शायद ये F9 पार्क को गिरवी रख रहे हैं, बिल्कुल। तो चलिए वो अच्छा हुआ कि उसको उन्होंने छोड़ दिया। देखिए अब मुझे रात को मैं देख रहा था कि 2017-18 में मेरे मैशियात थे, उनको एक क्लिप में एक चैनल पर देख रहा था, रिपीट किया था उन्होंने कि वो कह रहे थे नून लीग ने इस दौर के अंदर अपने कि हमारी मैशियत के अंदर ऐसी ऐसी उन्होंने बारूदी सुरंगें बिछाई हैं कि जो हआने वाली हुकूमत होगी वो इनसे उसका बचना निकलिए बहुत मुश्किल हो जाएगा। इन्होंने पाकिस्तान की इकानमी को पिछले 5 सालों के अंदर तबाह बर्बाद करके रख दिया है हर चीज़ पर। अब तो मेरे ख्याल में ये इस्लामाबाद क्लब है, तो उसके बाद F9 पार्क होगा, और तो मेरे ख्याल में इसके बाद बचेगा कोई नहीं जिसको गिरवी रखकर कर्जे लिए जा सकें। आपकी एयरपोर्ट, आपकी मोटरवेज, तमाम जो है वो गिरवी पड़ा हुआ है, और जो है वो उस पर अपने कर्ज पे कर्ज हम लिए जा रहे हैं। और जो उसकी वजह ये थी कि उस 5 साल दौर में, चूँकि जब मियाँ साहब को ये पनामा वाला सारा मामला हुआ तो उस वक्त उनको पता चल गया था कि अब अगले 5 साल मेरे नहीं हैं, तो उन्होंने फिर दबाकर इस मुल्क को तबाह करने के लिए, इस मुल्क को बर्बाद करने के लिए और इस मुल्क की इकानमी को बर्बाद करने के लिए साहब चलें, मैं आपकी बात पे मान लेता हूँ, आपका तजिया, आपकी ज़ाती राय, आप जो चाहें कहें, लेकिन ये क्या तमाम चीज़ों की जिम्मेदारी साबिक़ हुकूमत पर जाएगी? ये 2.5 साल का जो दौरानिया है, जो 2.5 साल मुकम्मल होने वाले हैं फरवरी में, आपको क्या लगता है ये सारे का सारा जिम्मा उनका है? ब्लैकआउट हो गया, उनकी जिम्मेदारी है, महंगाई हो गई, उनकी जिम्मेदारी है, बिल बढ़ रहे हैं, उनकी जिम्मेदारी है, पेट्रोल महंगा हो रहा है, उनकी जिम्मेदारी है, यानी कोई ऐसी चीज़ है कि जिसकी जिम्मेदारी ये हुकूमत उठाएगी? देखिए सब, मैं अगर मिसाल के तौर पर मैं किसी आपसे या किसी बैंक से या किसी भी इंसान से, बंदे से 1 करोड़ 2 करोड़ रुपया कर्जा लेकर अपनी याशों में लगा देता हूँ, मैं कहता हूँ मेरे घर की सड़क भी बना दो, मेरा घर भी पक्का कर दो, अपने कारोबार में इसको नहीं लगा रहा, याशियाँ कर रहा हूँ, तो उसके बाद मैं चला जाता हूँ, तो बाकी आगे भुगतना तो मेरे बच्चों ने या फिर उन्होंने उस कर्ज को वापस करना है। तो सेम लाइक यहीं पर हुआ है कि इन्होंने उस वक्त कर्ज में कर्ज दिए जा रहे हैं। और हैरत की बात मुझे ये है कि जब मैं PDM का जो इनका एलामिया देखता हूँ कि हम पाकिस्तान को बचा रहे हैं और पाकिस्तान की इकानमी को बचाने के लिए हम सामने आ रहे हैं, तो भाई अगर आप बचाने के लिए आए हैं तो पिछले 70 सालों में बर्बाद किसने की है? PTI को या इमरान खान को तो अभी जो 2-2.5 साल हुए हैं, पिछले 70 साल से तो आप लोग बैठे हुए हैं। नून लीग जो है वो 6 बार यहाँ पर रह चुकी है। पीपल्स पार्टी तो 1970 से सिंध के अंदर इक़्तिदार में है, मरकज़ में भी 2 दफ़ा रही, फिर 2 दफ़ा मुतमर रही, फिर जरदारी साहब बने उस दौर में, इसके अलावा सिंध तो इनके पास रहा है। तो भाई अगर आप बचा रहे हैं तो इस मुल्क को बर्बाद किसने किया? चले मैं वकास साहब से पूछता हूँ। वकास साहब, आपको क्या लगता है, बल्कि मैं आपके सामने एक हेडलाइन भी रख दूँ कि अवाम पर मजीद क्या ढाने की तैयारी? पेट्रोल पर OMC मार्जिन 45 पैसे, डीलर मार्जिन 58 पैसे बढ़ाने की तजवीज़ है, हाई स्पीड डीजल पर 45 पैसे फ़ी लीटर इजाफे का मनसूबा, पेट्रोलियम डिवीज़न की समरी तैयार है, और ये इसी महीने में तीसरी बार ऐसी सूरत हाल का सामना करना पड़ेगा। तो कैसे देख रहे हैं? गरीब आदमी, ये सारे का सारा बोझ तो आम आदमी पर पड़ता है, उसकी क्या हालत होगी? देखिए दिल, वाकई ही ये जिस तरह उस दिन में हम बात कर रहे थे, ये ट्रिकल डाउन इफेक्ट है कि इसकी ऑयल प्राइसिंग बढ़ने से या पेट्रोल की कीमतें बढ़ने से जो अशिया खुदनोश की कीमतों में ऑटोमेटिकली इजाफा होता है। लिहाजा एक ही महीने में 2 या 3 दफा ऑयल की कीमतें बढ़ाना, पेट्रोल की कीमतें बढ़ाना, ये बहुत बड़ा जुल्म है। और हमारी ये वो हुकूमत है जिसका माटो, जिसका नोशन ही ये था, जो कंटेनर पे खड़े होकर बातें करते थे, जो विजन, जो स्लोगन अवाम की नजर करते थे, उसमें अशिया खुदनोश की कीमतों में कमी और अवाम को इन चीज़ों की प्रोपोर्शनेट प्राइसेस के अंदर फराहमी की यकीन दहानी करवाई जाती थी। लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन है। जिस तरह आपने बात की, मैं आपकी बात से 100% इत्तफाक करता हूँ। आई हैव स्ट्रॉन्ग एग्रीमेंट विद यू कि कीमतें बढ़ती हैं, पिछले हुकूमत जिम्मेदार है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ती हैं, वो जिम्मेदार हैं, अगर यहाँ पे सड़कों पे कीचड़ खड़ा होता है तो वो जिम्मेदार है, बारिशें होती हैं वो जिम्मेदार है। हर चीज की जिम्मेदारी आप गुज़िश्ता हुकूमतों के कांधे पे डालते हैं।
आपकी परफॉर्मेंस कहाँ पे है? आपका जो मिशन, आपकी जो प्लानिंग, उसकी परफॉर्मेंस और उसको एग्जीक्यूट कब करेंगे? जब 5 साल गुजर जाएंगे, कीमतें बढ़ेंगी, आप जिम्मेदार हैं। और आप मुझे वो लोग हैं सबसे जो अहम कहते थे सवाल जो कि अगर मेरा इन चीजों वकास की है वो कीमतें ये है, बढ़ती बल्कि हैं मैं तो गुल हुक्मरान अखलाक साहब वक्त से के भी जो जेब में सवाल, पैसे जाते हैं, वो चोर हैं, वो डाकू हैं। मैं जो गुल अखलाक साहब से भी सवाल कर रहा था और आपसे भी यही सवाल है, मुझे सिर्फ इतना जानना है कि किस चीज़ की जिम्मेदारी ये हुकूमत उठाएगी? परफॉर्मेंस अपनी जगह पे, महंगाई अपनी जगह पे, गवर्नेंस अपनी जगह पे, बाकी मामूलात अपनी जगह पे, कड़ा एहतसाब अपनी जगह पे, कोई ऐसी चीज़ है जिसकी जिम्मेदारी भी ये हुकूमत उठा रही है? मेरे ख्याल में ये हुकूमत अपनी जिम्मेदारी खुद उठा ले तो वही इनके लिए बहुत है, चूंकि ये अपनी जुबानों पे कंट्रोल रख ले, अपनी जुबानों की जिम्मेदारी उठा ले तो वो भी बहुत ज्यादा है। यानी चूंकि अपनी इस बयानिए की हुकूमत में आप जिम्मेदारी ही देखें उठा ले। कि ऐसी ऐसी जी मैं यानी अपने बयानिए की जिम्मेदारी ही उठा लें। बयानिए की जिम्मेदारी उठा ले, जो वादे जो बातें इन्होंने अवाम के साथ किए थे। सबसे बड़ी बात जो इन्होंने पाकिस्तान की अवाम के साथ की थी कि ये जो पीछे हुकूमतें गुजरी हैं पीपल्स पार्टी को, नून लीग की, वो स्लगिश हैं, वो सेल्फिश हैं, वो करप्ट प्रैक्टिसेस के अंदर इन्वोक इंडल्ज हैं। लेकिन वो बयानिया भी अभी तक इनका जो दुरुस्त साबित नहीं हो सका। जो इस जिमन बिल्कुल। के अंदर एफआईए की कारकर्दगी है, जो नैब की परफॉर्मेंस है, दैट इज चले, आल्सो अ मैं आपने क्वेश्चन क्योंकि मार्क नैब का बिफोर द जिक्र कर मैसेज दिया, ऑफ उस बयानिए का पाकिस्तान। जिक्र कर और दिया, तो उन मैं ज़रा आगे बढ़ता हूँ, दूसरी हेडलाइंस भी आपके सामने रखता हूँ, लेकिन पहले मैं ज़रा गुल अखलाक साहब से पूछ लूँ। गुल अखलाक साहब, नैब के खौफ से ताजरों के मुल्क छोड़ने की बात दुरुस्त नहीं, साबित हो जाए तो मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ, यह ऐलान किया है चेयरमैन नैब ने। और साथ में कहते हैं कि कम आमदन में शाहाना अखराजात पर सवाल पूछा तो क्या गलत किया है? आपको लगता है कि वाकई ऐसा है और चेयरमैन नैब जो ऐलान कर रहे हैं, वाकई अगर कोई ऐसी बात दुरुस्त साबित हो जाती है तो वो छोड़ देंगे, मुस्ताफ़ी हो जाएंगे? क्योंकि मैं इसी के साथ एक और हेडलाइन जोड़ता हूँ। रवां माली साल की पहली छमाही यानी 6 माह, मुआशी आशारियों में गिरावट, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में कमी, खसारा 21% बढ़ गया। अगर नैब की ये सूरत हाल नहीं है तो इसका ज़िम्मेदार कौन है? क्या हुकूमत? और अगर हुकूमत नहीं है तो क्या नैब के वाकई कुछ मामूलात ऐसे हैं जो डिस्टर्ब कर रहे हैं मईशत को? देखिए राना साहब, बात जो है वो हम नैब की करें तो मैं समझता हूं नैब की कारकर्दगी जो कोई खासी मुतासर को नहीं रही। आप लोगों को पकड़ते हैं बगैर अपना होमवर्क किए हुए, बगैर आपने कोई बेहतरीन किस्म की इन्वेस्टिगेशन किए हुए डालते हैं। अब अदालतों के अंदर जब मामला जाता है तो अदालत जो है वो जो उसके सामने आता है ना, वो इन ज़ुबानी दावों पर यकीन नहीं रखती। अदालत के अंदर जो चीज़ पेपर पर लिखी हुई आएगी, रिकॉर्ड पर आएगी, बिल्कुल उसने उसके मुताबिक फैसला करना है। यहाँ पर नैब जो है वो अगर प्रॉपर तरीके से काम करती, प्रॉपर तरीके से इन्वेस्टिगेशन करती और उसके बाद बंदे को बुलाया जाता है, उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाता, तो फिर उसका कुछ मामला निकल सकता है। अब हमारा जो कानून है, जिस तरह आप इत्तेफाक करेंगे बैरिस्टर वकास साहब, कि हमारे कानून के अंदर ये कहा जाता है जी कि एक्यूज इज फेवरेट चाइल्ड ऑफ लॉ। तो इस जब 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 ये बुनियाद होगी तो उस वाले से आप क्या कर सकते हैं? इसके लिए सबसे पहले यह है कि आप कानून साजी करें। अब मसला ये है कि यहाँ पर हुकूमत के पास कानून साजी करने के लिए अददी अक्सरियत कोई नहीं है। नहीं, लेकिन हुकूमत के दावे कहाँ जाएंगे? कड़ा एहतसाब या तहरीक इंसाफ का तो स्लोगन ही एहतसाब था ना, और उस हवाले से अब महंगाई छोड़ दें, बाकी गवर्नेंस छोड़ दें, कारकर्दगी छोड़ दें, मामूलात छोड़ दें, कर्जे वर्दे, ये सारी बातें छोड़ दें, कम से कम अगर एहतसाब का ही आपने नारा लगाया है तो वो आपको होता हुआ देखिए सब बात यह है कि जिस तरह आप सारी गिन रहे थे चीज़ें, बेशक ये चीज़ें हैं। महंगाई जो है वो 100 गुना से ज़्यादा बढ़ चुकी है। हालात जो है वो बदअमनी मुल्क के अंदर है, अफरा-तफरी का माहौल है। वाज़ेह तौर पे आपको बता रहा हूँ गुल अखलाक साहब कि सूरत हाल ऐसी है कि मैंने बड़ी एक दिन रिसर्च करके एक इंट्रो बनाया जिसमें यही चीज़ें मुझे मेंशन करना थी, और मैंने सोचा कि शायद मैं कहीं गलती पर ना हूँ या कोई कमी बेशी ना हो, तो आवाम से जाके पूछे ना तो रेडी बांध भी ये बातें बता रहे हैं कि वाकई ऐसा है। सर बिल्कुल राना साहब, मैं आपकी बात से बिल्कुल 100% और वकास की बात से एग्री करता हूँ। हालात इस नैज में पहुँच चुके हैं। आपका जो बयानी इंट्रो था इस प्रोग्राम का, उसमें भी आपने जो बातें की वो सारी, वो बल्कि मैंने एक दिन पहले बोला हुआ है, पिछले वो ये बातें जो आज का जो आपका इंट्रो था, ये बिल्कुल मैं 100% एग्री करता हूँ। असल में राना साहब एक बात जो खान साहब की जो बुनियादी गलती थी वो ये थी कि जब इन्होंने पहले दिन आए हुकूमत संभालने के बाद इन्होंने ऐलान किया जी मैं ब्यूरोक्रेसी जो है वो किसी की नहीं सुनेगी। अब हालात ये हैं कि हमारी जो सिविल, इस मुल्क की जो तबाही की बर्बादी की जो जिम्मेदार है वो हमारे ये जो सिविल हैं, ये जो बाबू सरकार है, ये लोग हैं। जब तक आप इन लोगों को कंट्रोल नहीं करेंगे, महंगाई अगर पेट्रोल 1 रुपया बढ़ता है,
मीडिया पर खबर आती है तो नीचे से जो है वो 10 गुना जो है दुकानदार चीज़ें बढ़ा देता है। अब ये कंट्रोल करना वज़ीर आला या प्राइम मिनिस्टर का काम नहीं होता, ये आपकी ब्यूरोक्रेसी का काम है, हमारे जो इंतज़ामिया है उसका है। इंतज़ामिया जो है, यकीन करें, मैं पहले अगर इस मुल्क के अंदर 30% करप्शन थी या 40% करप्शन थी, आज वो 100% से बढ़ चुकी है। पहले ये आप यानी तहरीक इंसाफ की हुकूमत के बारे में मैं कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल ये कह रहा हूँ कि वजह ये थी कि पहले इनको कोई डर होता था, हमारे जो इंतजामिया के लोग हैं, कि ये MNA से सिफारिश करवा लेगा, MPK से सिफारिश आ जाएगी, चलें 30% काम सिफारिश पे हो गया, बाकी 70% या 60% काम वो ये पैसे लेकर करते थे। मैं ये जानना चाहूँगा कि इसका जिम्मेदार आप किसे ठहराएंगे? मैं इसकी जिम्मेदारी अब खान साहब पर आयद होती है कि ये जो इनका जो बयानिया था कि आप सबसे पहले आपने कहा जी पुलिस को हम सियासी असर रसूख से पाक करेंगे, ब्यूरोक्रेसी जो है वो सियासी असर रसूख से पाक होगी, लेकिन पहले इन लोगों को किबला आप दुरुस्त कर लें। ये लोग जो हैं अब ये बिल्कुल बेलगाम हो चुके। पहले ये फिर इनको कोई MNAs MPs का मिनिस्टर वगैरह का डर खौफ होता था, अब तो वो भी बिल्कुल नहीं रहा। अब ये दोनों हाथों से जो है एक AC से लेकर और सेक्रेटरी तक और उससे भी AC से भी जो नीचे लोग हैं, ये बिल्कुल करप्शन जो है ये तब्दीली, सरकार की कोई तब्दीली सामने आएगी? नहीं, देखिए अब यहाँ पर अगर ये तब्दीली आ रही है कि वो जो पहले रेशो थी ना, चाहे वो करप्शन की है, बैड गवर्नेंस की है, वो बढ़ गई है। देखिए अब इसके लिए खान साहब को बड़ा सीरियसली सोचना पड़ेगा। 2.5 साल आपके गुजर चुके हैं, 2.5 साल आपके बकाया हैं। अगर आपने अगर 2.5 सालों में कुछ ना किया तो यकीन करें अवाम से बड़ा जो है वो ऐसा करें नैब अवाम से जो अवाम जो एहतसाब करती है उससे देखें 2008 में आपको क्या लगता है कि अगर सोचना शुरू कर दिया उन्होंने तो कितना टाइम सोचने में लगेगा? नहीं, सोच उन्होंने दिया होगा, अब इम्प्लीमेंट करने का टाइम है। आपको लगता है कि अब इम्प्लीमेंटेशन होगी कुछ ऐसा? उस बंदे की जब अगर हम देखें ना, इमरान खान की जो उसका अपना रहा है शुरू से, तो वो अपने लगन का पक्का है, तो लाजमन कुछ ना कुछ इस बारे में कर रहे होंगे कि ऐसा होना चाहिए। वकास साहब, आप कैसे देख रहे हैं? पहले तो मैं आपको नैब से पूछूंगा, नैब के बारे से, कि नैब के खौफ से ताजरों के मुल्क छोड़ने की बात दुरुस्त नहीं, ये कहना है चेयरमैन नैब का, और साथ में वो ऐलान करते हैं साबित हो जाए तो मुस्ताफ़ी होने को तैयार हूँ। और इसके साथ साथ यानी वजह क्या है वो बताते हैं। एक्चुअल ये है कि ताजरों के मुल्क छोड़ने की बात दुरुस्त इसलिए की जा रही है कि मईशत में अच्छा खासा नुकसान हो रहा है, खसारा हो रहा है, और उसकी जो 6 माह की यहाँ पर रिपोर्ट है वो इशारियों में गिरावट आ रही है, बरामदात और बैरूनी सरमायाकारी में कमी है, खसारा 21% तक चला गया। तो किसको आप जिम्मेदार ठहराएंगे? और जो चेयरमैन नैब कह रहे हैं कि ऐसा ही? देखिए अदील, मैं चेयरमैन नैब की बात से बिल्कुल एग्री नहीं हूं। और अगर हम नैब की परफॉर्मेंस देखें, जो 153 बिलियन की रिकवरी की भी इन्होंने बात की 2020 के मिडल में जाके, इन्होंने जो रिपोर्ट भी पेश की प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान को, उसके अंदर भी उन्होंने कहा कि हमने 153 अरब रुपया कौमी खजाने में जमा करवाया। ये वो तमाम रकम है जो कि इस कौम के टैक्स की कमाई थी, जो कि ब्यूरोक्रेट से लूटी है, जो कि सियासतदानों ने लूटी है, लेकिन वो रिपोर्ट पब्लिक नहीं की जा सकी, जो कि हम भी उसे स्टडी कर लेते, हम भी पढ़ लेते बतौर स्टूडेंट ऑफ लॉ, हम तो ये समझते कि इनके बयान में कोई सदाकत है या नहीं है। जब तक आप नैब के अंदर, नैब लॉज के अंदर इस्लाहात नाफिज नहीं करेंगे, नैब के अंदर जो नैब के अगेंस्ट हमारी पॉलिटिकल अपोनेंट्स की नैब न्याजी गठजोड़ का एक नोशन है, एक स्टिग्मा है, ये डिस्पेल नहीं होगा। लिहाजा सबसे पहले आपको सेक्शन 18E और 24 से, जो कि चेयरमैन नैब की पावर्स हैं अरेस्ट और डिटेंशन के हवाले से, इसको डिटरमिन करने की जरूरत है। आया कि इंक्वायरी, इन्वेस्टिगेशन या रेफरेंस की किस स्टेज पे चेयरमैन नैब के पास ये अथॉरिटी, ये पावर होगी कि वो किसी शख्स का अरेस्ट वारंट इशू कर सकें। अगर किसी शख्स को, पॉलिटिकल अपोनेंट को, अगर इंक्वायरी स्टेज पे धर लिया जाता है या गिरफ्तार कर लिया जाता है, तो अगर वही इंक्वायरी या इन्वेस्टिगेशन जब हमारे कबीना में बैठे हुए लोग या वजीर आजम के तरफ इनकाफ में बैठे हुए मशीरान के खिलाफ आती है, तो उनको क्यों गिरफ्तार नहीं किया जाता? नंबर 1 ये। नंबर 2 ये कि जो हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है नैब के हवाले से, नैब लॉज में, वो ये कि जब भी किसी शख्स के अगेंस्ट कोई इंक्वायरी आती है या कंप्लेंट आती है, फौरी तौर पे अगर वो पॉलिटिकल अपोनेंट है तो उसे गिरफ्तार कर लिया जाता है। ये भी नहीं जांचा जाता या ये भी नहीं परखा जाता कि इस शख्स के अगेंस्ट इंक्रीमेटिंग एविडेंस है या नहीं। नैब की तरफ से अलामिये जारी कर दिए जाते हैं, चाहे वो एहसन इकबाल का केस हो, चाहे वो हकान अली अब्बासी का केस हो, चाहे वो हाजा साद रफीक का केस हो। फिर उसके बाद एक शख्स को 1.5 साल बिहाइंड द बार रखने के बाद 87 पेजेस की जस्टिस मकबूल बाकिर की। मैं दूसरी जानब जाना चाहूंगा कि नैब जो कह रही है, चेयरमैन नैब जो कह रहे हैं कि ताजरों के मुल्क छोड़ने की बात दुरुस्त नहीं है नैब के खौफ से, तो फिर जो महंगाई हो रही है, जो अशारिये सामने आ रहे हैं, जो ये खसारा सामने आ रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है?
देखिए, मैं ये समझता हूं, मैंने तो पहले ही उनकी स्टेटमेंट के साथ डिसएग्री किया है। वो इसलिए कि ताजर कम्युनिटी जो है इस वक्त वो परेशान है। नैब की तरफ से उनको नोटिस आते हैं और इसी वजह से जो 2020 के अंदर नैब रिफॉर्म्स का एक ऑर्डिनेंस प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान इशू किया था, उसके अंदर ताजरों की जो जुरिस्डिक्शन थी नैब की, कि वो नैब ताजरों को ट्राई कर सकती है, उनके खिलाफ कोई इंक्वायरी इन्वेस्टिगेशन इनिशिएट कर सकती है, उसको एग्जेम्प्ट कर दिया गया था। ब्यूरोक्रेसी को भी बीच में से निकालने की कोशिश की गई थी। लिहाजा ताजिर परेशान थे। उनकी वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान के साथ और कबीना के दीगर लोगों के साथ ये मुलाकातें हुई और उन्होंने इस चीज के तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया कि हम नैब की कारकर्दगी से बिल्कुल इत्तफाक नहीं करते, एंड वी हैव सो मेनी रिजर्वेशंस, वी हैव सो मेनी प्रॉब्लम्स विद द यानी आपको प्रोसीडिंग्स लगता है हैज कि ये बीन जो सूरत इनिशिएटेड इन हाल द है पार्ट इसका ऑफ कहीं ना चेयरमैन कहीं नैब। ताल्लुक बन जाता है नैब से? बिल्कुल बनता है अदील, 100% बनता है। हमारी ब्यूरोक्रेसी परेशान है, हमारी ताजिर कम्युनिटी परेशान है, और हर चीज का एक फोरम होना चाहिए। अगर चलें, मैं जरा ताजिरों आगे के बढ़ता हूँ, मैं खिलाफ जरा गुल आपकी अखलाक कोई साहब से अगली कंप्लेंट्स है तो हेडलाइन पे उसके डिस्कस कर लूँ। एफबीआर उसके लिए प्रॉपर फोरम है। सही। गुल अखलाक साहब, नैब जदगान की फहरिस्तें तैयार। ये कह रहे हैं चेयरमैन नैब को जल्द अरसाल करेंगे डिप्टी चेयरमैन सेनेट, उन्होंने ऐलान किया है और कहते हैं सेनेट में खुलकर बात भी होगी। और इसके साथ साथ मैं शायद खाकान अब्बासी का भी पॉइंट ऑफ व्यू आपके सामने रख देता हूँ। एहतसाब का इदारा खुद काबिल एहतसाब हो चुका, इंसाफ हुआ तो 3 चेयरमैन नैब सलाखों के पीछे होंगे। आपको लगता है कुछ ऐसा होगा? मुझे तो नहीं लगता। वेरी फ्रैंक। नहीं, ये जो डिप्टी चेयरमैन सेनेट है मांडवी वाला, डिप्टी चेयरमैन सेनेट वो ठीक है, आजकल टकरे हुए हैं हमारे चेयरमैन नायब साहब को, सलीम मांडवी वाला जो है नहीं, वो कहीं इसलिए हैं कि खुद से बड़ा शिकार हो गए या वाकई कुछ इनमें हकायक हैं? यहाँ पर उनको तो हो सकता है डर हो कि अगला जो है वो शिकार मैं ही हूँ, तो अपने आप को बचाने के लिए वो पहले जो है इस लेकिन किस्म की। जब ये फहरिस्तें तैयार उन्होंने कर ली, ये सब कुछ वो लेके जाने वाले हैं या कुछ भी कहने या करने वाले हैं, तो आपको लगता है कि उसमें हकीकत होगी? देखिए, हकीकत तो इस मुल्क के अंदर जो जितनी भी जो चीज़ें रिकॉर्ड पर आती हैं, हकीकत कम ही होती है, उसमें ज़्यादा मफरूज़े और अफसाने और वो इस किस्म की चीज़ें आती हैं। तो ये तो अब एक बात है। अगर मैं इसको माजी पे ले जाऊं तो कड़ा एहतसाब जो चल रहा है उसमें भी मफरूज़ ही है। सर देखिए, वो जो अगर माजी की बात करें तो एहतसाब जो है, अगर 2.5 सालों में आपने रिकवर क्या कर ली है, सही, तो क्या रिकवरी हुई है? जब तक इस रिकवरी कवरेज करनी है तो सबसे पहले आपको नैब जो अंदर इस्लाहत आनी पड़ेगी। इस मुल्क के अंदर जो बुनियादी जो कानून है, आज भी आपके पास 1870 और 1892 का कानून चल रहा है। आपने एक CPC आप अपनी बना सके, आप CRPC अपनी बना सके अपनी। आज भी हम जब देखते हैं तो CPC और 1872 और 1892 और 1862 वाला कानून चल रहा है। आपके अंदर इतनी अहलियत ही नहीं है, इतनी काबिलियत ही नहीं है कि आप कम अज़ कम अपने मौजूदा हालात के तहत अपना कानून साजी कर लें वहाँ पर। तो खाकान अब्बासी का बयान कैसे देख रहे हैं कि ये जो एहतसाब का इदारा है खुद काबिल एहतसाब है, और साथ में वो कह रहे हैं कि 3 जो हैं चेयरमैन नैब, उनको सलाखों के पीछे जाना पड़ सकता है? यहाँ पर जो नैब की कारकर्दगी है, जिस तरह बता रहे हैं हमने इतने पैसे रिकवर किए हैं, तो आपने इस पर खर्चा आपको कितना, आप तनख्वाहें कितनी ले रहे हैं? मेरे ख्याल में अगर आपने 130 अरब अपने लिए हैं तो 230 इसे डबल तो आप इस पर हमारे जो टैक्सों के पैसे हैं उस पर आप खर्च भी आपका आया है। तो आप जो है वो तो ब्रॉड शीट अच्छी खासी ब्रॉड हो गई इन्हीं की पेमेंट्स की वजह से। देखें, अब वो चलिए वो एक सेपरेट मैटर है। वो तो जी, सेपरेट मैटर कैसे आप कह सकते हैं, वो आवाम का ही पैसा है ना। नहीं, वो उसमें ये था कि वो जो 20% आपने उनको देना था, उन्होंने तो आपको बता दिया ये दौलत वहाँ पर पड़ी हुई है, अब हमारा 20% निकालो। तो ये चीज़ें जो है, नहीं, मैं एडवोकेट साहब, मैं अगर थोड़ा सा उसकी तफसील में जाऊं, लेकिन मुझे वक्त इजाज़त नहीं देगा, लेकिन बहुत कुछ ऐसे मुहर्रकात हैं कि वो देना भी किसी बेस पे था ना। वो बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कंट्रोवर्शियल हो चुकी हैं, लेकिन बहरहाल उससे कतई नज़र बाकी नैब की कारकर्दगी क्या काबिल एहतसाब लग रहा है आप? नहीं, नैब की कारकर्दगी जो अगर मुझसे पूछते हैं तो मैं समझता हूँ कि इतनी कोई ज़्यादा कोई काबिल फ़ख्र और काबिल मुतअस्सिर तो नहीं रही। पूछ लेता हूँ वकाल साहब, माहिर कानून है आप, मैं जानना चाहूँगा कि नैब के हवाले से एक तो डिप्टी चेयरमैन सेनेट का ऐलान है, वो कहते हैं कि चेयरमैन नैब को जल्द अरसाल करेंगे वो फहरिस्त जो उन्होंने नैब जदगान की तैयार की है, और साथ में कहते हैं सेनेट में भी खुलकर बात होगी। शायद खाकान अब्बासी कहते हैं कि एहतसाब का अदारा खुद काबिल एहतसाब है, साथ में कहते हैं कि अगर एहतसाब होगा तो 3 चेयरमैन नैब जो है वो सलाखों के पीछे जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा कुछ होगा? देखिए, सबसे पहले जो मांडीवाला की स्टेटमेंट है मैं उससे इत्तफाक करता हूं, चूंकि उनके पास बतौर चेयरमैन स्टैंडिंग कमेटी ये राइट मौजूद है, ये पावर मौजूद है कि वो उनको समन करें, उनको बुलाएं
और जहां तक अकाउंटेबिलिटी की बात की जा रही है, पाकिस्तान के अंदर कोई भी अदारा मुकद्दस गाय नहीं है, कोई भी शख्स मुकद्दस गाय नहीं है, एंड एवरीवन इज अकाउंटेबल एंड लायबल बिफोर लॉ। कानून से कोई मुबर्रा नहीं है, कोई मुनज़्ज़ा नहीं है, चाहे वो चेयरमैन नैब हो, चाहे वो कोई FIA का DG हो, या किसी भी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर हो। तमाम दुनिया की रियासतों में उठाकर देख लें तो एहतसाब के अमल से कभी भी किसी अदारे को या किसी भी शख्सियत को मुबर्रा या मुनज़्ज़ा नहीं कंसीडर किया जा सकता। लिहाजा अगर जहां तक उनकी स्टेटमेंट की बात है, उससे लिटिल बिट आई हैव अ डिसएग्रीमेंट कि वो सलाहों के पीछे होंगे, चूंकि तब तक जब तक हम किसी के खिलाफ कोई चीज, कोई एविडेंस अपने मिसल पे नहीं लाते, हमें इनकी चीजों का इंकशाफात नहीं करने चाहिए। लेकिन अदील, आपके सही। प्रोग्राम के तवज्जो जो कि आप नैब पे बात कर रहे हो, मेरी एक्सपर्टी भी है इस हवाले से, एक बात जरूर करूंगा कि 120 नैब कोर्ट्स के कयाम की बात की गई, लेकिन ये बड़ी अनफॉर्चुनेट चीज है कि अभी तक हमारी वजारत कानून के अंदर वो समरी पड़ी है और 120 नैब कोर्ट्स के कयाम को अमली जामा नहीं पहनाया गया। जब तक आप पाकिस्तान के अंदर नैब कोर्ट्स की तादाद को नहीं बढ़ाएंगे, तब सही। तक प्रोसिक्यूशन, इन्वेस्टिगेशन और इंटेरोगेशन का सिस्टम और केसेस की लिटिगेशन की पेंडेंसी को कम नहीं किया जा सकता। लिहाजा सबसे पहले जिस चीज पे सर जोड़ के बैठने की जरूरत है, वो कोर्टों की तादाद को बढ़ाने की। इस वक्त पाकिस्तान के मौजूदा नैब के अंदर जो सेटअप है, उसमें 24 कोर्ट्स हैं पूरे पाकिस्तान में, और जो इस वक्त जेर इल्तवा पेंडिंग केसेस हैं, उनकी रेफरेंसेस की तादाद 1000 से ज्यादा है, और जो रिकवरी अमाउंट इस वक्त पेंडिंग है वो 1200 अरब रुपए के करीब है। लिहाजा अगर चेयरमैन नैब के पास सेक्शन 37 के तहत ये इख्तियारात मौजूद हैं, ये पावर मौजूद हैं, कि वो तमाम डिफिकल्टीज को रिमूव करें जो कि नैब ऑर्डिनेंस सही। में उनकी आ रही आती हैं, उनकी परफॉर्मेंस को एफिशिएंट बनाने के लिए, और उनको कि मस्ट कम अप और तमाम तर वो मैयज और तमाम तर वो रिफॉर्म्स खुद करने की जरूरत है जो सेक्शन 3728 ऑफ नैब ऑर्डिनेंस उनको सही ग्रांट है, करता मैं है। खुद भी चाहता हूँ और मैं उम्मीद है मुझे कि ये सारी की सारी सूरत हाल, आपका पॉइंट ऑफ व्यू जो है वो लाजम बात है, हुकाम बाला सुन रहे होंगे, वहाँ तक पहुँचे। मैं गुल अखलाक साहब शिबली फराज के हवाले से उनकी एक हेडलाइन है, वो कहते हैं कि सेनेट में वोटों की खरीदो फरोख्त से सब आगाह हैं, शो ऑफ हैंड करप्शन रोकने का वाहिद रास्ता है, मामले पर पार्लियामेंट भी जाएंगे। आपको लगता है कि ऐसा हो पाएगा? देखिए, अगर आपने इसको चेंज करना है तो आपको आइन के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर अमेंडमेंट लानी पड़ेगी, तो वो तो हुकूमत के पास नहीं है। यहाँ पर तो सदा स्थिति बड़ी मुश्किल से है, 2/3 मेजॉरिटी तो आपके पास है ही नहीं कि आप इसको आइन के अंदर तरमीम कर सकें। अब जो मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, रेफरेंस जारी कर दिया है, अब देखते हैं सुप्रीम कोर्ट इस हवाले से क्या करती है। लेकिन ये चीज़ अच्छी बात है, यहाँ पर कम अज़ कम ये होगा कि ये जो वोटों की खरीदो फरोख्त होती है वो कम अज़ कम इससे रुक जाएगी। आपने जिस बंदे को, आपको लगता है कि सिर्फ पार्लियामेंट में इसकी ज़रूरत है? नहीं, वो तो हर जगह जरूरत है, लेकिन चूंकि अभी नेक्स्ट जो है हमारे पास जो पार्लियामेंट इसमें आना है, सेनेट इलेक्शन आ रहे हैं, तो यकीन करें वहां पर जो है वो 20-20 करोड़, 25-25 करोड़, 30 करोड़ की एक मैं वोट वकार साहब बिकती से है। भी जान लेता हूँ, वक्त बहुत महदूद है। वकार साहब मुझे बताएं कि शो ऑफ हैंड के हवाले से जो बात कही जा रही है शिबली फराज की जानिब से कि ये करप्शन रोकने का वाहिद रास्ता है, आपको लगता है करप्शन रुकेगी और ऐसा हो जाएगा? बिल्कुल रुकनी चाहिए, और मैं इस चीज पे जरूर कहना चाहूंगा कि हमारी हिज़्ब इख्तिलाफ की तमाम पार्टीज को इस वक्त हुकूमत की हमायत करनी चाहिए। 20 है जो आईने पाकिस्तान का, जिसमें सीक्रेट बैलेट पेपर के थ्रू इलेक्शन के करवाने की बात की जा रही है, उसको ओपन करना चाहिए। इससे तो सही, यानी ये ओपन होना क्रॉसिंग चाहिए। रुकेगी, वक्त हॉर्स किल्लत के ट्रेडिंग। बायस वकार साहब मुझे इजाज़त लेना होगी। आपकी शिरकत, वक्त और तजज़िये का बहुत शुक्रिया। गुल अखलाक साहब, आपकी आमद का शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हो जाता है, मुझे इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह निगहबान।